उसने जाने से पहले एक लफ्ज भी ना बोला, मुझसे पूछ लिया थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैंने उससे पूछा कि पहले ये बता क्वेश्चन किसका पूछा है, आयनिक कंपाउंड का कि कोवेलेंट कंपाउंड का। देखो यहां पर सवाल उठता है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अब आपको कैसे पता ये आयनिक कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड है, आंसर कैसे दोगे? तो एक मुख्य तौर पे आपको फंडा बता रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड में आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एस ब्लॉक के एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया गया, लिथियम है, सोडियम है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है तो आयनिक हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये वाला, देखो इसमें कहीं भी आपको सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एस ब्लॉक वाले नहीं दिखाई दे रहे, तो ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला स्टेप पता लगाओ आयनिक है या कोवेलेंट है। तो हमने देख लिया इसमें एस ब्लॉक के नहीं दिखाई दे रहे, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं दिखाई दे रहे, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आंसर कैसे दिया जाएगा, इसका सिंपल सा फंडा है। कोवेलेंट कंपाउंड का आपसे थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ बॉन्ड एनर्जी। और इनमें देखो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। बेवफा ने जाते जाते एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि बता थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड में क्वेश्चन कैसे करना है भाई, थोड़ी सी तवज्जो आपकी यहां पे चाहिए है। आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में जो अनायन या कटायन है वो मोनो एटॉमिक है या फिर उनमें से कोई पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस पूरे में देखो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें देखो कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, मतलब पॉली एटॉमिक है, ठीक है। मोनो एटॉमिक कैसे दिखाई देंगे आपको, मोनो सिर्फ एक है ना, सोडियम है खाली, खाली पोटेशियम, खाली ऑक्सीजन, खाली क्लोरीन, इस तरीके से मोनोटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। तो बिल्कुल इजीली आप बता सकते हो कि मोनो एटॉमिक का क्वेश्चन है। ये अपना मोनो एटॉमिक कटायन या अनायन का क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करना है कि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लैटिस एनर्जी की। और लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, कि चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। अब चार्ज तो सब में बराबर है, +1 +1 +1 +1 सब में बराबर है, ठीक है। तो आंसर किससे आएगा, साइज से आएगा। साइज जिसका जितना कम है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। हाइड्रोजन तो सब में बराबर है तो इसका तो साइज देखना नहीं है, ठीक है। तो लिथियम का साइज सबसे कम है और थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी और ये ऑर्डर बन जाएगा। अब आपके सामने आयनिक कंपाउंड का ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें मोनोटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है। तो देखो ये पॉली एटॉमिक अपने को दिखाई दे रहा है, तो ये अपना पॉली एटॉमिक का केस है। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कैसे देखते हैं ये तो हमने फजान रूल में पढ़ाई है, ठीक है। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। इससे आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये रूल फ्लॉप हो गया, जैसे यहाँ पे सब पे +1 +1 +1 चार्ज बराबर है, तो हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ए कटायन। अब इसमें देखो NO3 ये तो सब में बराबर है, तो किसका साइज देखना है अपने को, कटायन का साइज देखना है। तो लिथियम का यहाँ साइज सबसे कम है। जितना साइज कटायन का कम होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा।